रायपुर साहित्य उत्सव में आज लेखक विचारक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू की तेरा राज नहीं आएगा रे पुस्तक का विमोचन किया गया। उसके प्रमुख जो पेज है उनका विमोचन किया गया। हमारे साथ दोनों लेखक हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर इस पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास है, क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए, तेरा राज नहीं आएगा रे दरअसल माओवाद का जो है आमूल चूक विश्लेषण है। हमने 75 माओवादियों से बात की और ये बातचीत जो है इस दृष्टिकोण से की कि वो जो है इस संगठन से किस आयु में जुड़े, वो किस जब वो संगठन से जुड़े तब वो कितने शिक्षित थे, भीतर जाने के क्या क्या कारण थे, भीतर जाने के बाद उन्होंने किन परिस्थितियों का सामना किया, वो बाहर आए तो किन कारणों से आए, क्या सोच कर के आए, क्या परिस्थितियां थी, और इन सभी के और बाहर आने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हमने आंकड़ों के साथ विश्लेषित किया। और विश्लेषित करने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे उस नतीजे को हमने इस पुस्तक में सामने रखा है। और हमने इस पुस्तक में इन आंकड़ों के माध्यम से बस्तर क्षेत्र में जो माओवाद है उसका इतिहास, उसका वर्तमान और भविष्य क्या होने जा रहा है, इन सब का जो है आमूल चूक विश्लेषण प्रस्तुत किया हुआ है। तो आमतौर पे जो है मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि माओवाद पर लिखी गई दूसरी किताबों से ये किताब बिल्कुल अलग इसलिए है कि हम माओवादी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, उसकी तरफ नहीं गए, बल्कि उन्हीं माओवादियों ने जिन्होंने कि लंबे समय तक बस्तर में अपनी गतिविधियां की हैं, उनके माध्यम से पूरा का पूरा जो है परिदृश्य जो है अपने पाठकों के सामने रखा, जो उनकी ही वास्तविकता उनके ही मुख से या उनके ही अनुभवों से सामने आकर के सामने आती है। तो इस पुस्तक में तथ्य परखता है और सत्य है, ऐसा सत्य जिसके बारे में अब तक लिखा नहीं गया है। माओवाद पर आपने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन आपने इतनी तथ्यपरकता के साथ माओवाद को पहले कभी नहीं देखा होगा जैसा हमने अपनी पुस्तक तेरा राज नहीं आएगा रे में प्रस्तुत किया है। इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा। जिस तरह से आपने बातें की हैं, 75 से अधिक माओवादियों से, आत्मसमर्थित माओवादियों से आपने चर्चा की है, तो क्या लगता है कि सरकार जो लक्ष्य तय करके रख रही है उस लक्ष्य के अनुरूप काम हो रहा है और वो लक्ष्य हासिल करेंगे? देखिए, अब जो है जब तक जो है आप माओवादियों के पास आधार इलाका था, बूझमाड़ जैसा आधार इलाका था, तब तक ये लक्ष्य जो है असंभव महसूस होता था। जो माओवादी गतिविधियां हैं उनके लिए उनको अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक आधार इलाका की नितांत आवश्यकता होती है। और चूंकि अब उनसे आधार इलाका छिन गया है, इसलिए देश में कोई दूसरा ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जहां वो अपना आधार इलाका प्रतिस्थापित कर सकें। इसलिए निश्चित रूप से जो बंदूक वाले नक्सली हैं वो तो अब अपने अंतिम चरण में हैं, जो बचे कुचे हैं वो भी धीरे धीरे, अब देखिए कल झारखंड में भी जो है एक बड़ा जो है चंग गया और जो है 15-16 की संख्या में माओवादी मारे गए। बस्तर क्षेत्र तो लगभग 90% से अधिक जो है माओवाद से मुक्त हो चुका है। तेलंगाना क्षेत्र में भी लगभग वही परिस्थिति है। तो निश्चित रूप से अब ये कहा जा सकता है कि जो निर्धारित लक्ष्य है तब तक बंदूक वाले माओवादी तो कम से कम जो है समाप्ति की ओर होंगे। विचारधारा के स्तर पर तो जो है एक लंबी लड़ाई है। राजीव जी, एक आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह से जल जंगल जमीन की बातें होती रही है, ये कह रहे हैं कि पूरा खनन क्षेत्र खोल देंगे, कारपोरेट के लिए पूरे लाल कालीन बिछाया जा रहा है। इस तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं माओवादी को खत्म होने के बाद बस्तर की जो जनजीवन है, मूल आदिवासी है, उनकी जीवन संस्कृति पर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं आपको इसका थोड़ा सा विस्तृत उत्तर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि हमको उस मिथक को तोड़ना चाहिए कि माओवादी थे तो जंगल बचे हुए थे। देश में बहुत अधिक मात्रा में जो सबसे जो है घने जंगल जो है अरुणाचल प्रदेश में या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों में, वहाँ तो आपको माओवादी नहीं दिखाई देते और न ही माओवादियों ने वहाँ के जंगल बचाए हैं। तो बस्तर के जंगलों को बचाने का दावा माओवादी करें, ये बात बहुत विचित्र लगती है। दूसरी बात कि माओवादी चले जाएंगे तो बस्तर के भीतर अचानक ही जो है उद्योगपति चले आएंगे। मैं यहाँ पर दो बातें कहता हूँ कि पहले जो चीज़ ये है कि हमको इस नैरेटिव के संभ्रम में माओवादियों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हमारी लड़ाई इस बात के लिए होनी चाहिए कि हमको अपने जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करना है, लेकिन उसमें माओवादियों का कोई स्टेक नहीं है। माओवादी बिल्कुल अलग चीज है, अलग समस्या है और उसको जड़ समूह उन्होंने हमारे घोटुल खत्म कर दिए, हमारे कितनी देवी देवताओं, प्रथाओं, पूजा पंडुम सब कुछ को समाप्त कर दिया। क्या इसका दोष हम माओवादियों को नहीं देंगे? हाँ, ये सच है
कि जब माओवादी चले जाएंगे तो एक तरीके का वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, वहाँ पर तरह तरह के उद्योग जो है वहाँ पर आने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमको ये भी जानना होगा कि कोई भी उद्योग लगता है तो उसके पीछे एक जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया है। आपको पर्यावरण स्वीकृति लेनी है, आपको वन स्वीकृति लेनी है, आपको वहाँ पर लोगों से जो है उनकी राय लेनी है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही कोई उद्योग लग सकता है। वरना टाटा ने भी उद्योग लगाने की कोशिश की थी बस्तर में, उसको वहां जाना पड़ा। ऐसे वहां पर कई स्टील प्लांट वहां पर लगने की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन उनको वापस जाना पड़ा। तो वापस जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ेगा यदि हमारे जल जंगल के अनुरूप वो परियोजनाएं नहीं होंगी। माओवाद जब खत्म होगा तो सरकार को बहुत संवेदनशीलता के साथ बस्तर क्षेत्र के लिए काम करना आवश्यक है। लेकिन हम माओवादियों को इस बात का क्रेडिट नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते कि वो है तो ही जंगल है। तब तो फिर तमिलनाडु के जंगल, कर्नाटका के जंगल, अरुणाचल के जंगल, उसको वो भी माओवादियों ने बचाए होंगे। तो ये तर्क एक नैरेटिव है जिससे हमको बचना चाहिए। तेरा राज नहीं आएगा रे की सहलेखिका है रचना नायडू जी। तो इनसे भी हम चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे माओवादी जो संगठन है जिसमें महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही है, उसको किस रूप में देखते हैं, क्यों आखिर उस क्षेत्र में गई और अब बाहर आके वो मुख्य धारा में जुड़ रही, तो इसके पीछे क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? देखिए, यही एक पुस्तक में हमने बताने का प्रयास किया है कि जुड़ने के कारण ये कभी किसी ने जा कर के पता करने का प्रयास नहीं किया। तो इसीलिए हमने तय किया कि हम फील्ड पर जाए और वहाँ जा कर के हम सच बाहर निकाल के लाए। और आप निश्चित मानिए, जब आप भी ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपकी भी जितनी भ्रांतियाँ हैं वो सारी टूट जाएंगी कि वो क्यों जुड़े हैं। मूलतः आप पाएंगे कि भय के कारण या किसी विवशता के कारण या इतनी कम उम्र में वो जुड़े कि जब उनको क्रांति की कोई समझ नहीं है। तो ये कहना कि वो किसी विचारधारा से या किसी क्रांति के लिए जुड़े, ये पुस्तक पढ़ने के बाद आपका ये भ्रम पूरी तरीके से टूटने वाला है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि उस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि लोग इधर न जाके उनके साथ शामिल हुए, इस तरह की भी बातें कही। क्या दिख रहा है आपके रिसर्च में? ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं देखा। हाँ, एक वैक्यूम आप बोल सकते हैं, क्योंकि उन अंदरूनी क्षेत्रों में सरकारें उन्होंने देखी नहीं, तो जो उन्होंने देखा वही सच माना। और दूसरी बात ये, एक आप देखेंगे तो आपको पूरा ये डर का पूरा एक साम्राज्य दिखेगा कि कैसे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को डरा करके या हर घर से एक बच्चा अनिवार्य है ऐसी अनिवार्यता के कारण जोड़ा गया, या छोटी सी उम्र में बच्चों को ऐसे खतरनाक कामों से जोड़ा गया कि आपको जान करके खुद ही समझ में आएगा कि ये कोई भी वहाँ का व्यक्ति जो है वो किसी क्रांति के लिए तो बिल्कुल नहीं जुड़ा है। नक्सलवाद को लेकर, खास करके माओवाद को लेकर, सलाम बस्तर, दंडकारण्य, उसका नाम वासु नहीं, ऐसा टाइप के तमाम बहुत सारे पुस्तकें अलग अलग लेखकों ने वहाँ जाकर लिखे हैं, समझे हैं। आपकी पुस्तक में ऐसी कौन सी चीज़ अलग बात है, क्या अलग बात? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हमारी पुस्तक में सबसे अलग यही है कि हमने ये बताने का प्रयास नहीं किया कि माओवादी क्या खाते, क्या पीते, कैसे रहते। हमने ये बताने का प्रयास किया कि वहीं के जो लोग हैं, जो उस आंदोलन से जुड़े हैं, वो क्यों जुड़े हैं और वो क्यों बाहर है, किन परिस्थितियों में बाहर है, ये किसी ने अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया। और ये एक एसी कमरे में बैठकर लिखी गई पुस्तक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 से 5 साल हमने फील्ड पे जा कर के काम करके वहाँ से तथ्य निकाल कर फिर हमने उसको समग्र रूप से इस पुस्तक में रखा है। धन्यवाद। तो ये थे राजीव रंजन प्रसाद जी और रचना नायडू जी, जिन्होंने तेरा राज नहीं आएगा रे इस पुस्तक के बारे में हमसे विस्तृत चर्चा की। अब देखना होगा पुस्तक जब पाठकों के पास आएंगे तो वो उनकी कितनी भ्रांतियां टूट पाती हैं, जैसे जो रचनाकार है, जो लेखक है, वो दावे कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।